तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स। तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एज्यूम करिए कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और इसका वेलोसिटी v है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हम लोग इस पर लिखेंगे F बराबर, ये डेफिनेशन है, F बराबर Q V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन होता है। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब इसी को अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखें तो F बराबर हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, है ना। जहां पर थीटा क्या होगा, ये देखिए डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल थीटा है। यहाँ पर ये दिख रहा थीटा ना, वही बनाया मैंने। तो इस तरह से किसी पॉइंट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, इसका डेरिवेशन नहीं होता है, आपको इसे याद करना होगा। अब देखिए इसी पे हम लोग क्या क्या पॉइंट सीख सकते हैं। जैसे कि पहली बात ये देखिए, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स क्या फाइंड आउट कर लिए, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा फाइंड आउट कर लिए। अब अगर ऐसा हो जाए कि चार्ज जीरो हो, चार्ज अगर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, जीरो। फॉर्मूला देखिए, Q बराबर जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा। यानी क्या मतलब हुआ, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट अप्लाई फोर्स ऑन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिक फोर्स न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लगेगा। किस पे लगेगा, केवल चार्ज पार्टिकल्स पर। अगर चार्ज जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे लग सकता है मैग्नेटिक फोर्स, प्रोटॉन पर भी लग सकता है मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन न्यूट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स और हम लोगों को खोजने हैं। जैसे अगला पॉइंट देखिए, अगर v जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, दिस ऑल्सो इंप्लॉइज कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो होने पर भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट अप्लाई magnetic field cannot apply force on stationary charge। स्टेशनरी चार्ज पर भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है
और मान लीजिए कि बॉडी न्यूट्रल ना हो, चार्ज पार्टिकल हो लेकिन वह स्टेशनरी है, तब भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, तब भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब मान लीजिए थीटा 0 है, क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, क्यू वी बी साइन थीटा। तो मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है या थीटा पाई है, 180 डिग्री है, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, दिस ऑल्सो इंप्लॉइज कि एफ बराबर 0। अगर ऐसा है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 आ रहा है। क्यू वी बी साइन थीटा में साइन थीटा फोर्स को 0 बना दे रहा है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट अप्लाई फोर्स व्हेन चार्ज पार्टिकल is moving along magnetic field। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग मूव कर रहा है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, कंसीडर करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और कोई पॉइंट चार्ज आप लीजिए, ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग है, पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0। या फिर ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, अगर इसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है तो थीटा पाई हो गया, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0। तो यही हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा यदि वह मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग मूव कर रहा हो। ठीक है ना, तो कब कब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा यह हम लोगों ने देखा, या तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो, पहला पॉइंट लिखा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। मान लीजिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नहीं है, चार्ज पार्टिकल तो है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी हुआ है, लेकिन वह स्टेशनरी है, वेलोसिटी 0, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0। दूसरा पॉइंट था ये। और अब तीसरा पॉइंट क्या पढ़े कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल भी है और मूविंग भी है, स्टेशनरी नहीं है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कब कब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा यह तो आप जान गए। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा। देखिए एज एफ बराबर क्या आया था, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्या मान रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल भी है, मूविंग भी है, मूव भी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग नहीं मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो अब इस केस में एफ मैक्सिमम कब होगा, तो मैं लिख रहा हूं एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हो, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, थीटा 90 डिग्री है, तो इस केस में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है ना, यानी ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और कोई चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड में जिसका वेलोसिटी, ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसका वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मान लीजिए वेलोसिटी v जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
अब इस केस में F हो जाएगा क्यू वी बी, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया और यह मैक्सिमम होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव करे, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग लिखेंगे क्यू वी बी और वो होगा मैक्सिमम। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन का। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आया था? F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ये आया था मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन। तो हम लोग ये टर्म जो देख रहे हैं V क्रॉस बी, इसी से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में जो सीखे हैं उसको अप्लाई करके। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आप सीखे हैं, राइट हैंड से निकालते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, वही अप्लाई करके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। तो क्या आपको याद है कि ए क्रॉस बी जो होता है वह ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है कि नहीं? यानी हम लोग अभी तो इतना लिख ही सकते हैं एटलीस्ट कि देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स यानी एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? यानी इसका मतलब ये होता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन in which V and B वेक्टर, है ना। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर आपने लिखा Q V क्रॉस B, ठीक है ना। देखिए F बराबर आपने लिखा Q V क्रॉस B। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट V और B का कर रहे हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हैं, तब मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, इसीलिए लिखा F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। तो जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, दो वेक्टर्स लेकर एक प्लेन बन जाएगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फोर्स। यानी तभी तो क्या लिखा, F इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच V एंड B वेक्टर। तो जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखिए वैसे इसका डायरेक्शन किताबों में लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये होता है कि आप अपने लेफ्ट फिंगर को स्ट्रेच करेंगे सो दैट फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाए, मिडिल फिंगर वेलोसिटी या करंट के अलोंग हो जाए। तो थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। लेकिन अब मैं कैसे आपको दिखाऊं यहां पर लेफ्ट हैंड रूल, ये तो अभी क्लास में तो हूं नहीं, मैं आपके सामने तो हूं नहीं, दिखा नहीं सकता हूं। तो एक काम करते हैं ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये जान लें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। लेकिन क्यू वी क्रॉस बी से भी तो निकाल सकते हैं ना। ये पहला पॉइंट सबसे टॉप पे देखिए, क्यू वी क्रॉस बी से भी तो निकाल सकते हैं ना। तो ये भी तो एक तरीका है। चलो भैया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो है ही, मान लेते हैं, लेकिन वी क्रॉस बी से भी तो निकाला जाता है। तो हम लोग ये काम करते हैं, वी क्रॉस बी से ही निकाल लेंगे। कैसे भी
डायरेक्शन निकालने से मतलब है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालें और चाहे V क्रॉस B के डायरेक्शन से निकालें। हाँ, ये नॉलेज में होना चाहिए आपके, इसीलिए बोल दिया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके सामने नहीं हूं मैं, इसलिए लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कैसे है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी या करंट के लॉन्ग कैसे रखना है, तो मैग्नेटिक फोर्स थंब दिखाएगा। ये सब कैसे दिखाऊं मैं आपको? तो नॉलेज में रखिए कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है, लेकिन Q बराबर F बराबर Q V क्रॉस B है, तो V क्रॉस B से भी तो निकाला जा सकता है ना, तो इसका ही हेल्प ले सकते हैं हम लोग। ये भी तो बढ़िया मेथड है ना, इसका हेल्प लेकर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, पहला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपने प्रोजेक्ट कर दिया, वेलोसिटी इसका इधर दिया, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी आपने दे दिया ऐसे। अब अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल देंगे, है ना, V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, देख लीजिए V किधर है, V को मान सकता हूं मैं J कैप, है ना, देखिए कैसे निकाल दे रहा हूं, V को मानता हूं J कैप, है ना, Y डायरेक्शन में, B को मान सकता हूं मैं I कैप। तो हम लोग को क्या निकालना है, V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा हूं, इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा हूं। तो V क्रॉस B अगर आपको निकालना है तो J क्रॉस I हो गया। अब J क्रॉस I तो आप निकाल ही सकते हैं ना, कैसे, ये देख लीजिए, आपको पता ही है। तो ये आप एक सर्किल बनाते हैं और कहीं पर I, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में J और K लिख देते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, J क्रॉस I। तो J क्रॉस I क्या हो जाएगा, J क्रॉस I हो जाएगा माइनस K। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन पता चल गया, V क्रॉस B का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस K कैप। अब माइनस K कैप किधर जाता है, माइनस K कैप किधर गया, बोलिए, माइनस K कैप किधर माने हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को वाई एक्सिस माने हैं, तो जेड एक्सिस पेपर के परपेंडिकुलर हो गया, तो माइनस जेड अंदर की ओर हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे दिखा देंगे क्रॉस करके, क्रॉस मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है ना, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ये भी तो आसान है ना, तो ये भी आसान क्यों है, बिकॉज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसे ये भी टफ नहीं लगेगा आपको, है कि नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, पेपर से अंदर जाता हुआ, पेपर में इंटर करता हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, अब मान लीजिए आपने किसी चार्ज पार्टिकल को यहां पर फेंका है, मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल को आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, ये प्लस क्यू चार्ज है, आपने ऐसे फेंका, वेलोसिटी ऐसे दे दिया। अब इस पे आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो क्या करेंगे आप, जैसे अभी सिखाया आपको, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन वाइज आई कैप हुआ ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप, वेलोसिटी मतलब आई कैप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर लिखो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बना हुआ है डायग्राम में, माइनस के कैप, ठीक है ना, माइनस के कैप। तो आप जब V क्रॉस B निकालना चाहते हैं, तो V क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, V क्रॉस B का मतलब हो गया माइनस के कैप में मैग्नेटिक फील्ड है तो माइनस पहले लिख दिया, माइनस
आई क्रॉस के माइनस आई क्रॉस के हो गया ना, माइनस आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बोलिए तो जरा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के ऊपर डायग्राम सर्किल बना हुआ है, ये वेक्टर वाला सर्किल बना हुआ है यहाँ पर, ये वेक्टर वाला सर्किल यहाँ बना हुआ है, इसी से डिटरमाइन कर लीजिए। आई क्रॉस के माइनस जे, और माइनस पहले से लगा है यानी जे कैप आ गया, है ना। तो ये क्या आ गया, इसका डायरेक्शन आ गया जे कैप, ठीक है ना। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आ गया जे कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा बोलिए? अरे समझ में आ रहा है ना, किधर लगा बोलो ना, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा? जे कैप मतलब किधर बना दूं, ऊपर ना। तो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब आप चाहे तो इतना लफड़ा करने के बजाय राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। वी क्रॉस बी राइट हैंड रूल से भी तो निकालते हैं, तो वी क्रॉस बी राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, आपकी च्वाइस है ना, आपकी च्वाइस है कि आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जैसे मैं सिखा रहा हूं आई जे के लेकर कर दीजिए, और चाहे ए क्रॉस बी वेक्टर में जाइए और ए क्रॉस बी का राइट हैंड रूल लगा के राइट हैंड से जैसे निकालते थे डायरेक्शन वैसे निकाल दीजिए, वो तो आपको आता ही है ना। ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये सब भी आपको आता है, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से भी निकालने आपको आता है, दोनों ही आपको आता है कि नहीं? तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये डॉट मतलब क्या होता है, पेपर के अंदर या बाहर, पेपर से बाहर निकलता हुआ। डॉट मतलब होता है पेपर से बाहर निकलता हुआ, क्रॉस मतलब होता है पेपर के अंदर जाता हुआ। तो ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, डॉट मतलब पेपर से बाहर निकलता हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूं, माइनस क्यू चार्ज का वेलोसिटी ऐसे दे दिया, है ना। चार्ज कैसा है, माइनस क्यू, ध्यान रखिएगा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एफ बराबर, बेसिक फॉर्मूला क्या लिख दूं मैं, एस एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, यही ना हो गया। तो पहले वी क्रॉस बी को देखिए, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप, वी किधर है, वी है आई कैप के डायरेक्शन में, है ना, और बी किधर है, के कैप के डायरेक्शन में, ओके। वेलोसिटी किधर बना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर मतलब के कैप, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बताइए, आई के क्रॉस के, पिछले पेज पर देखिए वही सर्किल आपको दिखा दे रहा हूं मैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बोलिए, आई क्रॉस के हो जाएगा ना माइनस जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, ठीक है ना। तो आई क्रॉस के हो गया माइनस जे, तो आई क्रॉस के मतलब माइनस जे, ठीक है, यहां लिख दीजिए माइनस जे। लेकिन ये क्यू कैसा है, ये क्यू खुद नेगेटिव में है, डायग्राम देखिए चार्ज तो नेगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस जे और लगा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एफ किधर आ गया, प्लस जे कैप, एफ आ गया प्लस जे कैप, ठीक है ना, एफ किधर आ गया प्लस जे कैप, ठीक कर रहा हूं मैं, बताइए सही है गलत है बोलिए, देखिए चेक करिए, मैं वेट कर रहा हूं, चेक करिए, सही है ना। तो किधर बना देंगे फोर्स, प्लस जे कैप, ठीक, या फिर वही बात है, अब v क्रॉस b का डायरेक्शन डायरेक्टली आप चाहते तो राइट हैंड रूल से निकाल लेते, राइट हैंड रूल से किधर है v क्रॉस b का डायरेक्शन, राइट हैंड रूल
ए क्रॉस बी, वेक्टर में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए से बी की ओर उंगलियां ले जाइए। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर उंगलियां ले जाइए, तो थंब रिप्रेजेंट करता था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो यहां पर वी क्रॉस बी निकालना है, तो वेलोसिटी की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की ओर उंगलियां ले जाइए, वेलोसिटी की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की ओर उंगलियां ले जाइए। किधर है थंब? देखो, करो करो, वेलो राइट हैंड रूल लगाओ ना, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां करो और उंगलियों को मोड़ दो मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो उंगलियां हो जाएंगी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की ओर। हम किधर आया? नीचे। हम नीचे आया तो फोर्स नीचे होना चाहिए था, लेकिन चार्ज क्योंकि नेगेटिव है इसलिए उल्टा कर दिया, फोर्स ऊपर बना दिया। ठीक है ना? ये दोनों मेथड आपको बता दिया मैंने, दोनों आता था एक्चुअली। मैंने क्या बताया? मैंने तो बस डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन आपको बता दिया कि F बराबर क्यू वी क्रॉस बी होता है। बाकी आपको वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने तो पहले से ही आता है, वो तो वेक्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, उसमें मैं क्या बताऊं आपको। राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, आई जे के का यूज करके भी निकाल सकते हैं आप। बट ये ध्यान रखिएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और चार्ज नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी के उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? चार्ज अगर पॉजिटिव में था इससे पहले दो एग्जांपल में, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन डायरेक्टली बता दे रहे थे, लेकिन चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो वी क्रॉस बी के उल्टा बताएंगे, चार्ज भी तो नेगेटिव हो गया ना इसलिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे? अच्छा, जो भी है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या आया? मैग्नेटिक फोर्स आया F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। यहां से आपने क्या देखा? यहां से आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, देखा ना आपने? अब बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर, क्या आपको पता नहीं है? पावर एफ डॉट वी होता है ना एफ डॉट वी। कितना आ जाएगा पावर बताइए? आ जाएगा ना जीरो। क्यों? क्योंकि एज पावर जीरो आ गया, देख लीजिए एफ डॉट वी जीरो आ गया, एज एफ इज परपेंडिकुलर टू वी। ऊपर दिखाई दिया आपको मैंने यहां पर। तो मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, यानी पावर जीरो आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का पावर जीरो आ गया, है ना? देयरफॉर देयरफॉर पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन होता है ना पावर, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। पावर जीरो तो रेट ऑफ वर्क डन जीरो, मतलब वर्क डन जीरो, यही लिख रहा हूं मैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर परफॉर्म magnetic force can never perform any work on point charge, है ना? मतलब क्या हुआ इसका? दैट इज वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। अब शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझिए, एम ए जी डॉट मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज is always zero, है ना? is always zero।
मैग्नेटिक फोर्स का किसी भी पॉइंट चार्ज पर वर्क डन हमेशा जीरो, ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं कर पाएगा पॉइंट चार्ज पर, उसका वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। ठीक है ना, उसका वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन क्या था? F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड में क्यू वी बी साइन थीटा। फिर आप इसी को एक्सप्लोर किए, इसी फॉर्मूले को एक्सप्लोर किए। सबसे पहले क्या देखे कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होता है, कब कब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा पाएगा फोर्स। तो आपने देखा सबसे पहले कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा सकता फोर्स। फिर दूसरा पॉइंट आपने उसी में देखा कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन स्टेशनरी है, v जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस पर नहीं लगा सकता फोर्स। तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि मान लीजिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नहीं है, चार्ज पार्टिकल है और मूविंग भी है, रेस्ट पर भी नहीं है। तो मूविंग चार्ज है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तब भी फोर्स जीरो होगा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या देखा? सेकेंड पॉइंट में क्या देखा आपने? सेकेंड पॉइंट में आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, आप लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि 1 हो जाता है। ठीक है ना। फिर आप निकाल रहे हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वैसे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाला जाता है डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस पहले से है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, तो हम लोग उसी का हेल्प लिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह से निकाला जा सकता है, एक डायरेक्टली राइट हैंड रूल लगाकर और दूसरा आई जे के का यूज करके। तो डायरेक्शन निकालना भी सीख गए आप। किधर होता है मैग्नेटिक फोर्स? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, यानी जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स। और इसी वजह से पॉइंट नंबर 4 में आपने देखा कि क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर हो गए, वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी जीरो आ रहा है, जो कि होता है पावर। पावर मतलब रेट ऑफ वर्क डन, पावर जीरो मतलब रेट ऑफ वर्क डन जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। यानी मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं कर सकता है। मैग्नेट वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना। तो पूरा रिवाइज भी करा दिया मैंने धीरे धीरे बोल बोल कर। ओके, याद करते रहिएगा सब बातें ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे पाथ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके पाथ क्या हो सकते हैं, यानी पाथ ऑफ अ पॉइंट चार्ज, बल्कि मूविंग लिख दे रहा हूं मैं, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज, path of a moving point charge in uniform magnetic field। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज है तो उसका पाथ कैसा होगा, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसके पाथ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या पॉसिबल पाथ है। तो मैं आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट चार्ज मूव करे तो 3 पाथ पॉसिबल है, 3 तरह के पाथ पॉसिबल है। पहला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक।
दूसरा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, और तीसरा हेलिकल पाथ। तो तीन तरह के पाथ हो सकते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो तीन तरह के पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या फिर सर्कुलर पाथ होगा, या फिर हेलिकल पाथ होगा। ठीक है ना। तो हम लोग को यही सीखना है, यही सीखना है हम लोग को कि पाथ कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो पहला देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ, ये सबसे आसान है, स्ट्रेट लाइन पाथ सबसे इजी है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ का बनेगा यह देखते हैं। मान लीजिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को ये मान लीजिए प्लस क्यू है, इस पॉइंट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग फेंक दिया, इस पॉइंट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग फेंक दिया। तो बताइए इस पर फोर्स कितना आएगा, इस पर फोर्स कितना आएगा। फोर्स एफ क्या लिखो तब, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको ना। मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग चार्ज पार्टिकल अगर आप फेंक देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा, फोर्स जीरो है, दिस इंप्लॉइज कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी का, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी का। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कुछ करना ही नहीं है, इसका वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं, इसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। ये जिधर आपने फेंका है उधर ही जाता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं रह गया, मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं, जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेन देन ही नहीं है ना। तो बताइए क्या लिख दूं आंसर में इसका। कब हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ ऑब्जर्व किए, स्ट्रेट लाइन पाथ कब आया, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा था ना, जब आप फॉर्मूला लिखते थे एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी जब आप फॉर्मूला लिखते थे तो थीटा एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच मेजर करते थे आप। तो वही थीटा की बात कर रहा हूं, उसी थीटा से डिटरमाइन करेंगे हम लोग। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होता है, पाथ में कब लिख दो स्ट्रेट लाइन, थीटा क्या लिख दूं, थीटा जीरो या पाई। तो हम लोग इसी एंगल से डिटरमाइन करेंगे, थीटा जीरो या पाई हो जाए तो पाथ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है ना। थीटा जीरो, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, v वेक्टर वेलोसिटी एंड b वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल जीरो या पाई हो गया तो स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके ठीक है ना। तो हम लोग एंगल थीटा को देखकर डिटरमाइन करेंगे हमेशा कि पाथ कैसा बनेगा, हमेशा थीटा से ही पाथ निकाला करेंगे। चलिए आगे देखते हैं सर्कुलर पाथ। दूसरा पाथ क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ कब बनेगा देखिए, ये पॉइंट है सर्कुलर पाथ। किसी चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ कब बनेगा यह जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोच रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड
और वेलोसिटी के बीच जो एंगल बनता है उसी से तो पाथ डिसाइड करेंगे। तो सर्कुलर पाथ तब बनता है व्हेन चार्ज पार्टिकल is projected when charge particle is projected perpendicular to magnetic field। B वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पाई बाई 2। जब एंगल पाई बाई 2 बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच तो सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे पाथ क्या बनेगा? सर्कुलर। ठीक है, देखिए कैसे कैसे यह सर्कुलर पाथ लोग बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में जो कि पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है ना, एज्यूम करिए, कुछ तो दिया ही होगा ना, तो ये एज्यूम करिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पेपर के परपेंडिकुलर गिवन है। क्रॉस मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पेपर के परपेंडिकुलर मान लिया गया। यहां लिख दे रहा हूं बी वेक्टर, और यूनिफॉर्म तो लोग पहले से ही मान रहे हैं। तो अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट ऐसे किया जाए कि उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे प्रोजेक्ट किया जाए कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। मान लीजिए यह चार्ज पार्टिकल है, ये कंसीडर करिए ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और इसका वेलोसिटी दिया ऐसे, तो हो गया ना परपेंडिकुलर। वेलोसिटी पेपर पर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है, तो हो गया ना परपेंडिकुलर। ऐसे केस में थीटा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसे केस में पाथ होता है सर्कुलर। ठीक है, ऐसे केस में पाथ बनेगा सर्कुलर। अब सर्कुलर पाथ बना लीजिए, पाथ सर्कुलर बनेगा तो सर्कुलर पाथ ड्रॉ करिए। मैं आपको सर्किल बना के दिखा दे रहा हूं कि सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा। ये सर्कुलर पाथ बना ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से सर्कुलर पाथ बना। ये चार्ज पार्टिकल सर्किल में मूव करेगा, तो ये रहा सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ क्यों बना यह भी देख लीजिए। बताइए, इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताइए। इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड आएगा। V क्रॉस B करके देखिए, राइट हैंड की उंगलियां ऊपर ले जाइए वेलोसिटी की ओर। राइट हैंड अपना निकालिए, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेट जैसे आप किसी को हाथ दिखाते हैं, पंडित को जैसे हाथ दिखाते हैं, पूरा स्ट्रेच करिए और उंगलियां ऊपर ले जाइए वेलोसिटी की ओर, ऊपर की ओर उंगलियां ले जाइए और फिर उंगलियों को मोड़ दीजिए अंदर की ओर, अपने आगे की ओर, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर घुस रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर उंगलियां चली जाएं, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहे हैं, हमारा लेफ्ट है ना। या फिर क्या कर लीजिए आप, वेलोसिटी की तरह जे कैप और मैग्नेटिक फील्ड माइनस के,
वेलोसिटी जे और मैग्नेटिक फील्ड माइनस के, तो जे क्रॉस माइनस के कर लीजिए, जे क्रॉस के आई होता है, आई जे के, आई जे और फिर के लिखते हैं ना सर्किल में, तो आई जे के जब लिखते हैं तो जे क्रॉस के आई होता है, लेकिन करना क्या है, जे क्रॉस माइनस के, तो माइनस आई आ गया, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा लेफ्ट साइड, तो ये लगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से सर्किल बना लेफ्ट साइड, है ना, इसी फोर्स की वजह से सर्किल सर्किल किधर बना है, लेफ्ट साइड बना है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा लेफ्ट, तो इसी फोर्स की वजह से सर्किल आप लेफ्ट बनाए हैं, ठीक है ना। आप राइट साइड भी तो सर्किल ऐसे बना सकते थे, इस तरह से राइट साइड भी सर्किल बन सकता था, लेकिन फोर्स से डिटरमाइन करेंगे कि सर्किल राइट बनेगा कि लेफ्ट बनेगा, जिधर फोर्स जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स उधर ही सर्किल बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ कब बनता है, जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी 90 डिग्री हो जाए, थीटा पाई बाई 2 हो जाए, तो सर्कुलर पाथ बनता है। बात समझ में आ गई। अब इस सर्किल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है ना, इस सर्किल के नो प्रॉपर्टीज को देखेंगे। बताइए, ये जो सर्किल बनाए आप, इसका सेंटर कहां है, सेंटर आप इसे कह सकते हैं ना सेंटर, लेट अस कंसीडर ओ इज सेंटर, ओ सेंटर कह सकते हैं ना, तो ओ सेंटर हो गया, और ये रेडियस आर मान लीजिए, ठीक, ओ सेंटर है और रेडियस आर है, ओके। तो सेंटर किधर है, जिधर मैग्नेटिक फोर्स है, सेंटर कैसे, सेंटर का लोकेशन कैसे डिटरमाइन किया आपने, देखिए डायग्राम, देखिए बना हुआ आपके सामने, सेंटर का डायरेक्शन डिटरमाइन होगा मैग्नेटिक फोर्स से, जिधर मैग्नेटिक फोर्स जा रहा है उधर ही सेंटर है, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल से लेफ्ट साइड आएगा सेंटर, है ना लेफ्ट साइड सेंटर, तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स जा रहा है उधर ही सेंटर होगा। तो कुछ हम लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो हम लोग को याद रखना चाहिए, वो अब नोट करते हैं। तो लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, लोकेशन ऑफ सेंटर, लोकेशन ऑफ सेंटर ओ, सेंटर को आपने ओ लिखा है, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ओ is determined by direction of f वेक्टर, है ना, जिधर फोर्स वेक्टर आया सर्किल का सेंटर उधर ही होगा, है कि नहीं, ओके। अब बताइए, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है ना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है, सेंटीपेटल फोर्स किधर होता है, रेडियली इनवर्ड, है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, सेंटर की ओर होता है, नाम क्या है, सेंटीपेटल, तो सेंटीपेटल फोर्स सेंटर के अलोंग होता है, कौन है सेंटर के अलोंग, यही मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है डायग्राम में ना, ये रेड कलर वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सेंटर के अलोंग है, तो यही सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं आगे लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स will provide, magnetic force will provide the necessary, magnetic force will provide the necessary centripetal force,
है ना। मैग्नेटिक फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना आता है, याद है ना, mv²/r। एम वी स्क्वायर बाई आर, यही ना होता है सेंटीपिटल फोर्स। तो ये एफ से मिलेगा। एफ का वैल्यू क्या होता है, क्यू वी बी। ओके, तो यहां लिखिए क्यू वी बी। क्यों क्यू वी बी लिखा, साइन थीटा कहां गया, वैसे तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा कहां गया, 1 हो गया। क्यों, थीटा 90 डिग्री है इसलिए। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, और रेडियस कितना आ गया, फिर रेडियस आ गया, एक v से v कट गया ना, और r का वैल्यू कितना आ गया, mv/qb। mv/qb, ये कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका रेडियस निकालने का यह फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला आया, mv/qb। ये सब याद रखने हैं, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये आपको याद रखने हैं। रेडियस का फॉर्मूला आ गया mv/qb। अब देखिए, जो रेडियस का फॉर्मूला आया mv/qb, इसे और कितने तरह से लिखा जा सकता है, अलग अलग तरीके से लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग mv/qb जो फॉर्मूला आया इसको अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कैसे इसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा m इंटू वी को मोमेंटम, तो mv को मैं मोमेंटम, mv मोमेंटम होता है ना, तो mv को मैं मोमेंटम p लिखूंगा। तो हम लोग mv को मोमेंटम p से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर के, क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से देखिए एम वी स्क्वायर कितना आ गया, 2k, 2 को एलएचएस भेज दीजिए। तो अब m से मल्टीप्लाई करके एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, m से मल्टीप्लाई कर दिया 2m के, और इसीलिए mv का वैल्यू क्या आ गया, mv आ गया √2m के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv के जगह √2m के, ठीक। इससे रिप्लेस कर देंगे, एक नया फॉर्मूला बनेगा। अभी सब लिख के दिखाऊंगा। पहले क्या बोला मैंने, आप mv को मोमेंटम लिख सकते हैं p। दूसरा क्या बोला, मोमेंट mv को आप √2m के लिख सकते हैं। तीसरी बात, तीसरी बात मान लीजिए कि यहां का पोटेंशियल, जो लेफ्ट लाइन है, यहां का पोटेंशियल वी नॉट है, और राइट वाली लाइन का पोटेंशियल, समझते रहिए क्या बोल रहा हूं मैं, 0 है मान लीजिए, है ना। समझिए, धीरे धीरे करके समझ में आएगा आपको, देखते जाइए क्या बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट वाली लाइन का पोटेंशियल वी नॉट है, राइट वाली लाइन का पोटेंशियल 0 है। अब मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, और इसका यहां पर स्पीड 0 है, u बराबर 0 है। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है, हाई से लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे आया, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो पोटेंशियल जाता है ना, तो वही पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे आया, यहां इसका वेलोसिटी मान लीजिए v हो गया, मास इसका m मान रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव किया, हाई टू लो पोटेंशियल, इनिशियल स्पीड 0 था, फाइनल स्पीड v हो गया। तो बताइए, लेफ्ट वाली लाइन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, U बराबर क्यू वी लगा रहा हूं, तो क्यू वी नॉट है। ऐसे ही यहां पर काइनेटिक एनर्जी, राइट वाली लाइन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का
सम, यहां काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ mv²। और क्योंकि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, जीरो। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जब लिखेंगे आप, तो इनिशियल क्यू वी नॉट बराबर फाइनल हाफ mv², है ना। तो यहां से क्या आ गया, mv² इज इक्वल टू 2qv0, है ना। mv² आ गया 2qv0, तो m²v² आ गया 2mqv0। ठीक है, तो mv का वैल्यू आ गया, mv आ गया अंडर रूट ऑफ 2mqv0, आया ना, 2mqv0 आ गया। ठीक है, तो mv को हम लोग इस फॉर्मूले से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा लैंग्वेज क्या बोला जाएगा, यहां पर बोला जाएगा v0 के बारे में, तो v0 लिखा होगा v0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, v0 is the potential difference through which, देखिए लैंग्वेज ऐसे लिखा होगा, v0 is the potential difference through which charge particle is accelerated from rest, है ना। ये ऐसे लिखा होगा लैंग्वेज में कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया गया, कैसे, v0 पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा के रेस्ट से। कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको रेस्ट से v0 पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया गया और तब वह मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, ऐसे लिखा होगा। तो यह तीन कंडीशंस आ गए, इन तीनों कंडीशंस को लेकर हम लोग आर के डिफरेंट फॉर्मूला को लिख सकते हैं, है ना। तो आर का अब डिफरेंट सारे फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि आर के फॉर्मूला क्या क्या है। एक तो आर आ गया जो बेसिक डेरिवेशन था mv/qb। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट ये वाला, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अभी आप इस पेज पे देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट mv को मोमेंटम लिख सकते हैं, तो mv की जगह दिया p मोमेंटम बाई qb। ठीक, अब सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करिए, mv को आप √2mk लिख सकते हैं, ये mv √2mk है, तो आप जब mv को √2mk लिखेंगे तो यह फॉर्मूला बन जाएगा क्या, √2mk अपॉन qb, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और लास्टली अगर आप mv को, अभी ये जो डेरिवेशन किया, अगर आप mv को लिखते हैं √2mqv0, √2mqv0 लिखते हैं, तो लास्टली आप इसी फॉर्मूले को देख सकते हैं ऐसे, √2m qv0 डिवाइडेड बाई qb। ठीक है ना, तो इस तरह से आप चार तरीके से लिख सकते हैं रेडियस का फॉर्मूला, चार तरह से आप रेडियस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। v0 मैंने आपको बता दिया, p क्या है, चलिए सब एक्सप्लेन कर देता हूं शुरू से मैं। p क्या है, मोमेंटम, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल K जो लिखा है वो काइनेटिक एनर्जी है, कैपिटल P जो लिखा है वो मोमेंटम है। v0 क्या है, ये v0 यहां लिखा हुआ है, v0 कहा जाएगा कि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से एक्सेलरेट कराया गया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v0। ठीक है ना,
टी रेडियस को 4 तरह से लिखा जा सकता है। बात सब घुमा फिरा के एक ही है, लैंग्वेज 4 तरह से दिया होगा, सारा आपको बता दिया मैंने। ओके, तो ये सभी फॉर्मूला आप चाहे तो याद करिए, ठीक है। अब जो सर्कुलर मोशन है उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन है उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है एक सर्किल पूरा करने में लगा टाइम, ठीक है ना। एक सर्किल ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक सर्किल का लेंथ कितना? 2πr, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, यही ना होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। अब यहां पर r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो 2πr आपने डिराइव किया है mv बाई क्यू बी, ठीक है ना। ये हो गया r, तो ऊपर हो गया 2πr ना, r की जगह रिप्लेस कर दिया, अब v तो था ही, अब v और v कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टाइम पीरियड आ गया 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये आ गया टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो जो सर्कुलर मोशन होगा उस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड यही होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है, नोट यह कर लेना कि टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, चार्ज इज टू मास रेशियो क्यू बाई एम पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लिख दे रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट ऑफ v, स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, अब तो सब इजी है ना। फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है? 1/t, मेन तो टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/t क्यू बी अपॉन 2πf। अब ये याद नहीं करना है, मैं आपको दिखा दिया निकाल के कि अगर निकालना हुआ तो 1/t कर लीजिएगा, याद रखिए केवल टाइम पीरियड, ठीक है ना, केवल टाइम पीरियड याद रखिए। हालांकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको याद करना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब होता है 2πf, है ना। तो 2πf कितना आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? यह ओमेगा बराबर 2πf करिए, ये 2π जो लिखा है ना ऊपर ले फॉर्मूले में उसको भेज दीजिए एलएचएस, तो 2πf हो जाएगा, ये आ गया क्यूबी बाई एम। अब ये आमतौर पर बच्चे याद रखते हैं कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है ना। तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, साथ साथ जरूर ध्यान रखिएगा कि यह स्पीड के इंडिपेंडेंट आ रहा है, स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाए तो पाथ सर्कुलर बनता है। यानी सर्कुलर पाथ कब बनता है? जब थीटा क्या होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसी आप एंगल से सारे पाथ को याद रखेंगे। पहला वो याद करिए ना, थीटा अगर 0 या पाई हो गया तो स्ट्रेट लाइन पाथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। थीटा अगर 90 हो गया तो अभी जो पढ़ रहे सर्कुलर मोशन हो जाएगा, थीटा 90 पर सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर सर्कुलर मोशन हुआ, अगर सर्कुलर मोशन हुआ
तो सेंटर कैसे पता लगाएंगे किधर होगा? फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स देखिए किधर जा रहा है, जिधर मैग्नेटिक फोर्स जा रहा है उधर ही सेंटर होगा। रेडियस कितना आएगा? 4 फॉर्मूला है रेडियस का, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखा, स्ट्रेट लाइन पाथ, और दूसरा कौन सा देखा? सर्कुलर पाथ। अब तीसरा देखने जा रहे हैं, हेलिकल पाथ, ठीक है ना। तीसरा देखने जा रहे हैं हेलिकल पाथ। मैं आपको फिर से यहां बता दे रहा हूं कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा था? याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने आपको, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? 0 आया था ना। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 आया था, है ना। इसीलिए आपको, चलिए एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं, हालांकि मैं आपको पढ़ा दिया, फिर आपको याद दिला दे रहा हूं मैं कि मैग्नेटिक फोर्स, एक बार फिर, जरूरत नहीं है, पहले पढ़ा चुका हूं आपको, एक बार फिर याद दिला रहा हूं मैं आपको, केवल ये पढ़ लिया है आपने। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, है ना। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदल सकता है, क्यों? वर्क नहीं कर सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है ना, W बराबर डेल्टा के, W 0 है तो डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, और इसीलिए स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, बट it can change, it can change momentum, it can change momentum, momentum बदल सकता है, and velocity by, it can change momentum, it can change momentum and velocity by changing direction, by changing direction of motion, ये मोशन के डायरेक्शन को बदल के, मोमेंटम और वेलोसिटी वेक्टर है ना यार, मोमेंटम और वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बदल नहीं जाएगा डायरेक्शन बदलने से, बदल जाएगा ना। तो मैग्नेटिक फोर्स बदल सकता है, चेंज कर सकता है मोमेंटम और वेलोसिटी को, कैसे? डायरेक्शन चेंज करके, लेकिन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ये नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। ये पहले आपको पढ़ा दिया था मैंने, फिर दोबारा बता दिया, ओके, ठीक है ना। खैर, हम लोग को अब क्या पढ़ना था? हम लोग को पढ़ना था लास्ट वाला पाथ। कौन सा पाथ था वह? हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं थर्ड पाथ, हेलिकल पाथ। पहले ये बताइए कि हेलिक्स का मतलब पता है आपको? हेलिकल पाथ का आइडिया है? हेलिकल पाथ मतलब क्या होता है? अरे स्प्रिंग वाली बात, जो स्प्रिंग होता है ना, आप जो पेन में यूज करते हैं स्प्रिंग, आप जो पेन में स्प्रिंग यूज करते हैं, उसी स्प्रिंग के शेप को हेलिकल शेप कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग वाले शेप को ही हेलिकल शेप कहा जाता है। तो उसी स्प्रिंग जैसे शेप में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है ना।
तो मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका पाथ जो होगा वह कैसे हेलिकल बनेगा यह सोचना है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यह मान लीजिए है प्लस क्यू, और इसको आपने ऐसे वेलोसिटी दिया वी वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे वेलोसिटी दिया। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में देखिए एंगल जो बन रहा है वो थीटा, ये थीटा ना 0 है, ना 180 है, और ना ही 90 है। तो इस केस में पाथ जो बनता है वह हेलिकल पाथ होता है। देख लीजिए कैसे, इस वेलोसिटी v को रिजॉल्व कर रहा हूं मैं। इस वेलोसिटी v का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर v cos थीटा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, नहीं आएगा, रिजॉल्व करेंगे तो आएगा ना। तो दूसरा कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक, v sin थीटा। अब आप ये दोनों चीज पढ़ चुके हैं, ध्यान से सोचिए, तो ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से सोचिए तो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। एक एक करके सोचेंगे यार, दोनों एक साथ नहीं सोचेंगे, एक एक करके सोचेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो v cos थीटा किधर है, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो याद करिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है वेलोसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है वेलोसिटी, तो पाथ कैसा बनता है, पहला वाला पाथ स्ट्रेट लाइन। तो v cos थीटा की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधे चला जाएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो v cos थीटा इसको राइट खींच ले जाएगा, ठीक, ये काम खत्म। v cos थीटा की वजह से सीधे राइट जाएगा, एक हो गया। दूसरा देखिए v sin थीटा, v sin थीटा किधर है, वेलोसिटी जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी जो कंपोनेंट है v sin थीटा, वो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अभी आपने पढ़ा इसे जस्ट पहले कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो सर्कुलर मोशन होता है, तो v sin थीटा सर्किल में घुमा देगा, v sin थीटा सर्किल में घुमा देगा, और v cos थीटा राइट खींच ले जाएगा। तो सर्किल में घूमते घूमते राइट जाइए, तो बन गया ना स्प्रिंग, ऐसे सर्किल में घूमते घूमते दाहिने जाते रहिए, दाहिने में जाइए सर्किल में भी घूमिए, दोनों काम एक साथ करिए, है ना, दोनों काम एक साथ करेंगे तो सर्किल में घूमते घूमते आप आगे बढ़ते जाइए राइट हैंड को, तो बन गया स्प्रिंग यानी हेलिक्स। तो हेलिकल पाथ इस तरह से बना देंगे हम लोग ऐसे, ये हेलिकल पाथ है, ठीक है ना। तो हेलिकल पाथ इसी तरह से बना सकते हैं आप, सर्किल में घूमते घूमते राइट जाना है आपको, तो सर्किल में घूमते घूमते राइट जाएंगे तो इस तरह से हेलिकल पाथ बन जाएगा ऐसे। स्प्रिंग बना लीजिए ऐसे, इसी को हेलिकल पाथ कहते हैं ऐसे, ये जो स्प्रिंग बन गया ना इसी को हेलिकल पाथ कहते हैं। तो इस तरह से हेलिकल पाथ बनता है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम कुछ डेरिवेशन इसमें करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए हेलिकल पाथ के बारे में, कुछ और डेफिनेशन से वह जान लीजिए। जैसे हेलिकल पाथ में आप
इसे रेडियस ऑफ हेलिक्स कहेंगे। ये जो दिख रहा ना, ये हेलिक्स का रेडियस है, यही ना रेडियस होगा स्प्रिंग का रेडियस, ये आर लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को पिच कहते हैं, स्मॉल पी। इसे हम लोग पिच कहते हैं। एक बार सर्किल जब कंप्लीट हुआ, एक बार सर्किल कंप्लीट हुआ तो कितना आगे बढ़ गया, उसको पिच कहते हैं। एक बार सर्किल कंप्लीट होने पर कितना आगे बढ़ गया, उसे हम लोग कहते हैं पिच, PITCH, पिच कहते हैं। तो इस तरह से हेलिकल पाथ बनता है। कब? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंके हैं, है ना। कैसे फेंके हैं? थीटा एंगल पर। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या हुआ पहला पॉइंट? पाथ इज हेलिकल, path is helical when theta other than theta other than 0 या पाई बाई 2 और पाई, है ना। थीटा 0 या पाई, थीटा अगर 0 या पाई हो जाए तो स्ट्रेट लाइन, 90 होने पर सर्कुलर मोशन। तो थीटा 0 पाई बाई 2 या पाई के अलावा कुछ भी और हो, अदर देन लिखा है मैंने। तो थीटा 0 पाई बाई 2 या पाई के अलावा कुछ और होगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल पाथ बनेगा। ओके, सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है? V साइन थीटा। सर्कुलर मोशन V साइन थीटा करवा रहा है ना। तो रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला? m इंटू वेलोसिटी बाई QB, यही ना आया था, याद करिए, mv बाई QB, यही ना आया था। v क्या था? सर्कुलर मोशन करवाने वाला वेलोसिटी। तो यहां पर सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है? v साइन थीटा। तो देयरफॉर रेडियस आ गया m इंटू वी साइन थीटा बाई QB। ठीक है, m इंटू वी साइन थीटा बाई QB, ये रेडियस आ गया। टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को T लिखते हैं ना। कैसे निकला था? एक सर्किल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 पाई आर डिवाइडेड बाई सर्कुलर मोशन का स्पीड v साइन थीटा, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस चल रहा है सर्किल पर तो सर्किल वाला ही स्पीड लेंगे, सर्किल वाला स्पीड v साइन थीटा है, तो 2 पाई आर अपॉन v साइन थीटा। कितना आ गया? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आर का वैल्यू, आर रखेंगे आप mv साइन थीटा बाई QB, तो v साइन थीटा कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 2 पाई m बाई QB। और देखिए ये तो आना ही था ना, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड करता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ v। तो v पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो टाइम पीरियड वही आ गया जो सर्कुलर मोशन का था। तो आपके लिए याद करना आसान हो गया, वही टाइम पीरियड है जो सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही बन गया, और इसीलिए ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, वही फॉर्मूला आ गया QB बाई एम, जो सर्कुलर मोशन में आया था, ओमेगा हो जाएगा QB बाई एम सर्कुलर मोशन में। अब निकालेंगे लास्ट में पिच, स्मॉल p से इसको रिप्रेजेंट किया है। क्या है स्मॉल p? स्मॉल p है एक सर्किल कंप्लीट किया तो कितना आगे बढ़ा, एक
सर्किल कंप्लीट किया तो कितना मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग आगे बढ़ा। ये देखिए ना पिच का वैल्यू देखिए, पिच जो आप बना रखे हैं, डायग्राम देखिए, डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं, ये जो पिच है, ये जो पिच बना रखे हैं कौन सी डायरेक्शन में है, अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। तो पिच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवर्ड, कितने टाइम में, जितने टाइम में एक सर्किल पूरा हो गया। एक सर्किल पूरा करने का टाइम मतलब टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड में कितना आगे गया, कौन ले जा रहा है आगे, v cos थीटा, है ना। तो पिच कैसे आ जाएगा, v cos थीटा इंटू टी करके आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो आ जाएगा v cos थीटा इंटू टी, ठीक है ना। अब टी आपको याद ही है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो इस तरह से हेलिकल पाथ बनता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो चार्ज पार्टिकल के पाथ तीन तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और हेलिकल। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि पाथ कब कैसा बनता है, कैसे याद रखना है, थीटा से, थीटा 0 या पाई स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन, थीटा पाई बाई 2 तो सर्किल। सर्किल में क्या क्या याद रखना है, लोकेशन ऑफ सेंटर, फोर्स के डायरेक्शन से, रेडियस का 4 फार्मूला, और टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्यू बी बाई एम। हेलिक्स कब बनता है, जब एंगल थीटा ना 0 हो, ना 90 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, तो हेलिक्स बनता है। क्या क्या याद रखना है इसमें, रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड तो सेम रहा, सर्कुलर चाहे हेलिक्स टाइम पीरियड तो सेम रहा, तो रेडियस का फॉर्मूला और पिच का फॉर्मूला v cos थीटा इंटू टी, ठीक है ना। तो इतना आपको थ्योरी में याद होना चाहिए, ओके।